क्लियर है ना भाई? हाँ जी। सो गुड आफ्टरनून गाइज एंड गर्ल्स, आप सभी लोगों को 78th इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। दोस्तों आज लास्ट डेट है, अगर आप लोग यूट्यूब पे क्लास देख रहे हो, ये सेशन देख रहे हो, तो जो ऑफ का आज लास्ट डेट है, तो अभी जिसको भी डिस्काउंट का जो वेट करा था भाई, टुडे इज द लास्ट डेट। इससे आगे और एक्सटेंड नहीं होने वाला डिस्काउंट, तो फिर आप देख लेना आज ही एंड ट्राई टू गेट द क्लासेस टुडे इटसेल्फ। कोई और है जिन्होंने रिसेंटली हमें ज्वाइन किया है लास्ट 1-2 दिन में, तो प्लीज जरा बताएंगे। पवन बारगे सर, कल ही क्लास परचेस किया है, प्लीज बताइए ना कि हमें नोट्स की लिंक कहाँ मिलेगी। दोस्तों नोट्स आपके लिए बहुत सारी कुछ चीजें लेकर आ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो लेकर आ रहे हैं वह है एलएमएस, वहां पर आपको नोट्स अपलोड करके दी जाएगी। तो बहुत जल्द आपके सीए इंटर की नोट्स मैं आपको वहां पर देने वाला हूं। इस चैप्टर की नोट्स वैसे तो मैंने भेज के रखी थी। आई थिंक अगर जतिन सर ने आपको भेजी नहीं होगी ना, तो 1 मिनट मैं एक बार चेक कर लेता हूं। अगर नहीं भेजी है तो मैं उसको तुरंत ये कर दे रहा हूँ, अभी टेलीग्राम ग्रुप पे फॉरवर्ड कर रहा हूँ। टेलीग्राम ग्रुप आ जा बेटा, टेलीग्राम ग्रुप, हाँ जी, अभी तुरंत। ये चैप्टर की नोट्स तो अभी के अभी मिल रही है तुमको, अभी अभी अभी, यस राइट नाउ चल रहे भाई। हाँ ये लो, ठीक है चल। आई क्या देखो, आई नहीं, अच्छा अपलोड हो रहा है। हाँ ये देखो, हो गया अपलोड, हो गया, बस डन, प्रॉब्लम सॉल्व। ये वाली नोट्स मिल गई आपको, है ना? चलो बहुत अच्छे। गुड आफ्टरनून एवरीवन, गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून गाइस एंड गर्ल्स। सब लोग जरा अपना नाम बताएंगे, थोड़ा सा मेरे को नाम वाम दिखते रहे एक बार। कौन कौन क्लास में, जरा हाय हेलो कर दो सब लोग फटाफट। ऑनलाइन यूट्यूब पे जो लोग हमें देख रहे हैं, हाय बीना चौहान, कैसे हो बेटा बीना, गॉड ब्लेस यू, वेलकम टू द क्लास। हाँ जी, अच्छा नाम देख लेता हूँ। गुड आफ्टरनून एवरीवन। कौन सा चैनल बेटा? एकाग्रता से का टेलीग्राम चैनल, मतलब क्या है भाई, अब ये भी तो पूछेगा। आहा हा, अल्फिया, रक्षिता, नाइस, जिनल, पवन, प्रन, प्रणीत, प्रांतिक कालिता, नाइस यार, यूनिक नेम। व्हाट डज इट मीन प्रांतिक? पूर्विता, नाइस। हेलो इमानी, रौनक, सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। कल तक की क्लास में मैंने आप लोगों को होल्डिंग, सब्सिडियरी और एसोसिएट्स के बारे में बताया था। कल कुछ होमवर्क भी दिया था, किया था कि आप लोगों ने होमवर्क? बाय एनी चांस गलती से, प्लीज हे भगवान, ये बच्चे एक दो तो हाँ बोले। हाँ, टू सेक्रीफाइस फॉर, ओ भाई साहब प्रांतिक, दैट्स माइंड ब्लोइंग यार, व्हाट अ नेम, वाओ, टू सेक्रीफाइस फॉर अदर, दैट्स रियली अमेजिंग मैन। एंड आई थिंक कूडोज टू योर पेरेंट्स, कितना यूनिक और कितना जबरदस्त नाम है, जबरदस्त। चलो, तो आई होप आपने क्वेश्चन आंसर्स किए हो। मैंने आपको कल प्रैक्टिस बुक्स में से कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क, और इस उम्मीद में ही दिए थे कि आप लोग इस होमवर्क को करोगे। अब भगवान जाने आप लोगों ने एक्चुअली में क्या किया। आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज बेस्ड ऑन कैपिटल, ठीक है? तो बेस्ड ऑन कैपिटल में 2 ही टाइप की कंपनीज आते हैं। हमारे चार्ट को भी आप इसको आगे बढ़ा के कंटिन्यू कर लेना, है ना? ये जो चार्ट हम बना रहे थे ना, दो टाइप ऑफ कंपनीज हमने इसमें डाली थी, बाकी टाइप ऑफ कंपनीज आप इसके अलावा यहाँ पे डाल सकते हैं ना। तो बेस्ड ऑन कैपिटल, बेस्ड ऑन मेंबरशिप था, बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड बेस्ड ऑन कैपिटल, ये आप यहाँ पे डाल देना, ठीक है ना? बेस्ड ऑन ओनरशिप एंड बेस्ड ऑन कैपिटल, वो भी आप यहाँ पे डाल देना। बेस्ड ऑन ओनरशिप, तो बेस्ड ऑन ओनरशिप में क्या क्या आएगा बेटा? तो यहाँ पर आएगा होल्डिंग, सब्सिडियरी और एसोसिएट्स। बेस्ड ऑन कैपिटल, यहां पे आप डाल देना लिस्टेड और अनलिस्टेड, ठीक है? आपके इसमें थोड़ा सा बेटर हालत रहेगी चार्ट की, ऐसे मैं उम्मीद करता हूं। तो आपके टाइप्स ऑफ कंपनीज का एक बड़ा चार्ट अलग से बन जाएगा।
ठीक है, चलिए। सो लिस्टेड कंपनी मतलब क्या? अब इसकी डेफिनेशन बहुत कड़क डेफिनेशन है, जिसके ऊपर बहुत जबरदस्त क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ध्यान से देखना डेफिनेशन। बोलते हैं ऐसी कंपनी जिसकी एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज, क्या बोला है? अ कंपनी विच हैज एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज लिस्टेड ऑन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। आपको क्या लगता है, हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस आर देयर इन इंडिया? चलो आप मेरे को एक बात बताओ, आज तो मजे देखो, आज आपको समझ में आएगा, इंटरमीडिएट में आप आ गए हो। हाउ मेनी स्टॉक एक्सचेंजेस डू यू नो? मुस्कान ने तो कर दिया बेटा, बोलती है दो ही पता है सर, एनएसई और बीएसई, राइट? यही लिखने वाले थे तुम लोग। हाँ, एक ऐसा तो बोलता है एक ही स्टॉक एक्सचेंज है भाई, बोले यार खत्म है भाई, ये तो खत्म आदमी। हाँ, प्रणीत का आंसर थोड़ा अच्छा है, मेनली टू। व्हाट आर द अदर्स? हाउ मेनी अदर डू यू नो? हाउ मेनी आर देयर? चलो आओ आओ, डरो मत, पता था मेरे को ये होने वाला है। ठीक है, मैं आई ऑलवेज कम प्रिपेयर्ड, डोंट वरी, आई ऑलवेज कम प्रिपेयर्ड। सो आई गिव यू लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। ठीक है, एंड बी ready to get shocked. This is the list of, अरे क्या है भाई, हाँ, स्टॉक एक्सचेंजेस इन इंडिया। हाँ सर, ये तो हमको पता था ना, बीएसई और एनएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। आओ बेटा आओ, और भी कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में आपको मैं बताता हूं। ठीक है, और भी कुछ स्टॉक एक्सचेंजेस के बारे में मैं आपको बताता हूं। ठीक है, आओ। पहला पहला क्या है स्टॉक एक्सचेंज? सर कलकत्ता स्टॉक एक्सचेंज, सुना है? किसने किसने सुना है देख लेना, बता देना। फिर है मेट्रोपॉलिटन स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज ऑफ इंडिया, नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज ऑफ इंडिया, इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज। देख रहे हो? हाँ, इसमें से सेबी डज नॉट रिकॉग्नाइज कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज अमॉन्ग द लिस्ट ऑफ ऑल स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया। ट्रेडिंग ऑन द एक्सचेंज हैज सीज्ड सिंस नवंबर 2023। यानी कि सेबी ने कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज को अभी डिसोन कर लिया, बोला यहाँ पे हम किसको हम रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज नहीं मानते। एंड हमें एक्सपेक्टेड है कि अप्रैल 2024 से इसमें ट्रेडिंग फिर से स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, ये है आपके स्टॉक एक्सचेंजेस। ये सबसे बड़े मेजर दो है, बीएसई एनएसई, सारे मैक्सिमम ट्रेड्स इसमें ही होते हैं। एंड उसके अलावा आप फिर भी देखेंगे कि यहाँ पर इसके अलावा भी बहुत सारे स्टॉक एक्सचेंजेस हैं, दिख रहा है? तो डोंट वरी, मैं आपको ये इसलिए दिखा रहा था क्योंकि मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि एनएससी बीएससी के अलावा भी स्टॉक एक्सचेंजेस होते हैं। सो नाउ लॉ कहता है इफ देयर इज अ कंपनी जिसने लिस्ट किया है एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक ऑन एनी ऑफ इट्स सिक्योरिटीज ऑन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, है ना? जस्ट गिव मी 1 सेकंड, जस्ट गिव मी 1 सेकंड। हाँ जी, सो just 1 second. So guys, just give me 1 second, just give me 1 second. So sorry, थोड़ा अर्जेंट है इसीलिए मैं कुछ काम कर रहा हूं, बट आइए। सो सबसे पहले यहां पे बोला है अगर आपकी कोई भी सिक्योरिटीज किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है तो ऐसे कंपनी को हम पहले तो कहेंगे लिस्टेड कंपनी, प्रोवाइडेड है। ये जो आगे का पार्ट आप पढ़ने जा रहे हो, ये पार्ट पहले नहीं था, ये अमेंडमेंट के बाद यहां पर आया। और अमेंडमेंट क्या है जरा देखना, provided that such class of companies which have listed or intend to list such class of securities as may be prescribed। ये वर्ड का तो अब आप मतलब जानते हो, जब भी लॉ में कहीं प्रिस्क्राइब लिखा है इसका मतलब हम कहां देखते हैं? रूल्स में देखते हैं। और ये प्रिस्क्राइब कौन करता है? सर सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करती है, करेक्ट? तो बोलते हैं कि कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंपनीज जो अपने कुछ लिस्टेड या इंटेंड टू गेट लिस्टेड है, जो जिनके आइदर लिस्टेड है या इंटेंड टू गेट लिस्टेड है, कुछ पर्टिकुलर क्लास ऑफ सिक्योरिटीज जो हम प्रिस्क्राइब करेंगे, वो भी अकेले नहीं, इन कंसल्टेशन विद सेबी, तो उनको हमने स्पेसिफिकली
शैल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनीज। हमने उनको स्पेसिफिकली लिस्टेड कंपनीज के डेफिनेशन से बाहर रखा है। मैंने कहा तकलीफ क्या हो रही थी आपको, आइए मैं आपको तकलीफ बताता हूं। ये अमेंडमेंट आने से पहले अगर मैं, पता है बच्चों को जब ये पढ़ाता था तो मैं बच्चों को पूरा शॉक और सरप्राइज कर देता था। पता है क्यों? मैं बच्चों को बोलता था, बताओ बच्चों, कैन अ प्राइवेट कंपनी बी लिस्टेड? क्या एक प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है? बताइए, क्या एक प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है? चलो जल्दी बताइए जरा। नहीं, बच्चे भी पहले नो बोलते थे, सर नो, प्राइवेट कंपनी लिस्टेड नहीं हो सकती। हमने पढ़ा ना सर, हमने पढ़ा ना क्लॉज 68, उसमें लिखा था ना कि कैन नॉट इनवाइट सब्सक्रिप्शन फॉर्म, तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। आपको पता है इस प्रोविजन के ऐड होने से पहले, इस प्रोविजन के ऐड होने से पहले द आंसर वाज यस। जी हां, आपको पता है सेबी के लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज, है ना, रेगुलेशंस हुआ करते थे, और ये जो डेट सिक्योरिटीज के रेगुलेशंस थे उसमें कहा था कि अगर कोई प्राइवेट कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट थ्रू अपने कोई डेट सिक्योरिटीज से, फॉर एग्जांपल कोई डिबेंचर, अगर किसी रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करती है, करना चाहे तो वो कर सकती है। अब मजे की बात देखना, आपको पता है डिबेंचर क्या है? आप अगर इस शब्द सिक्योरिटीज का डेफिनेशन पूछेंगे, और हम देखेंगे ये डेफिनेशन हमारे बुक्स में दिया हुआ है, अगर आप सिक्योरिटीज का डेफिनेशन देखेंगे तो यू विल रियलाइज कि ऑल शेयर्स, स्टॉक्स, बॉन्ड्स, स्क्रिप्ट्स, डॉक्यूमेंट्स, बहुत सारी चीजें उसमें लिखी है जो सिक्योरिटीज के डेफिनेशन के अंदर डाल दिया। डेरिवेटिव्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, सब कुछ उन्होंने सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में डाल दिया। हम देखने वाले इसका डेफिनेशन दिया है सेक्शन 2 क्लॉज एच ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट, उसके अंदर दिया हुआ है, राइट। तो अब मैं देख कैसे 2+2 4 करता हूं। पहले तो आप बोल रहे हो कि आप डिबेंचर लिस्ट कर सकते हो, यस। फिर आप बोल रहे हो कि सर डिबेंचर्स जो होते हैं वो सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में आते हैं, मैंने कहा यस, डिबेंचर्स जो होते हैं वो सिक्योरिटीज के डेफिनेशन में आते हैं। तो सर यहां पे लिखा है एवरी कंपनी, यहां पे स्पेसिफिकली नहीं लिखा पब्लिक कंपनी या एनी कंपनी, यहां पे लिखा है एनी कंपनी। सो एनी कंपनी विच हैज लिस्टेड एनी ऑफ द सिक्योरिटी ऑन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इज अ लिस्टेड कंपनी। मैंने कहा हाँ, तो फिर प्राइवेट कंपनी जिसने अपने डेट सिक्योरिटीज एनएससी या बीएससी में लिस्ट करे, हम इसको भी लिस्टेड कंपनी कहेंगे। एंड ट्रस्ट मी, दिस वाज द करेक्ट आंसर, एंड देयरफॉर पहले आंसर वो करता यस। और मैं सबको शॉक कर देता, मतलब भाई आपको विश्वास नहीं होगा, मेरे को दूसरे एजुकेटर्स का कॉल आया था जिनसे मैंने जिंदगी में कभी बात नहीं किया, वो एजुकेटर्स का मेरे को कॉल आया था कि सर आपका यूट्यूब पे वीडियो देखा, मैं बच्चों को पढ़ा रहा था, बच्चे मेरे को क्लास में बोल रहे हैं कि प्राइवेट कंपनी लिस्टेड हो सकती है आप, और बोल रहे हैं आदर्श सर बोल रहे हैं, तो आप ये क्या पढ़ा रहे हो, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने कहा सर ये है तरीका जिससे एक प्राइवेट कंपनी भी लिस्टेड की कैटेगरी में जा सकती है, ठीक है। अब मेरी इस खुशी पे नजर लग गई, नजर लग गई, मेरी इस खुशी पे नजर लग गई, और अब मैं ये अनफॉर्चुनेटली नहीं कह सकता, क्योंकि पता है ये जो प्रिस्क्राइब लिखा है ना यहाँ पे, ये जो प्रिस्क्राइब लिखा है ना, इन्होंने लिटरली देखो यहां पर क्या प्रिस्क्राइब किया है। ये वाला पॉइंट पढ़ो, ये वाला पॉइंट पढ़ो, ठीक है, पढ़ो। प्राइवेट कंपनीज विच हैव लिस्टेड नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज ऑन अ प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस on a recognized stock exchange in terms of SEBI issue and listing of debt securities regulation 2008। तो सर ये क्या है, यहां पे क्यों लिखा है? ये बेटा ये है वो एक्सक्लूजन्स, ध्यान से पढ़ना। अकॉर्डिंग टू रूल 2A of company specification of definition rules, following classes of companies shall not be considered to be listed companies। और उसके अंदर पॉइंट नंबर 2 में लिख दिया कि अगर आप प्राइवेट कंपनी है और अगर आप नॉन कन्वर्टिबल डेट सिक्योरिटीज को लिस्ट कर रहे हैं प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस से ऑन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, तो जबकि आपके डेट सिक्योरिटीज लिस्टेड है, फिर भी हम आपको लिस्टेड कंपनी नहीं कहेंगे, हम आपको स्पेसिफिकली एक्सक्लूड कर रहे हैं बाय द पावर गिवन बाय दिस प्रोविजन।
और मेरे पूरे बोल, हाँ गेम ओवर, मेरे पूरे क्या बोलते हैं उसको, सपनों पे हाँ चीन टपाक डमडम हो गया। खैर कोई नहीं, मेरे पास सिर्फ यही एक रास्ता नहीं था, मेरे पास और भी बहुत सारे तरीके हैं जिससे मैं आप लोगों को व्हाइट वॉश कर सकता हूँ। अभी तो क्लास शुरू हुई है बेटा, बहुत सारे सवाल पूछूंगा जिसमें तुम वैसे भी क्या बोलते हो उसको, व्हाइट वॉश होने वाले हो, है ना, डोंट वरी। अभी मेरे पास और पत्ते हैं। आइए देखते हैं कि प्राइवेट कंपनी इशूइंग नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज एज अ प्राइवेट प्लेसमेंट यूजिंग आईसी लाइक लिस्टिंग ऑफ डेट सिक्योरिटीज रेगुलेशन के हिसाब से, उसके अलावा और कौन से एग्जाम्पशंस देके रखे हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एग्जाम्पशन दिया है पब्लिक कंपनीज को। सर लेकिन पब्लिक कंपनीज तो लिस्टेड ही होगी ना, ऐसा किसने बोला? हु सेड दैट इट इज मैंडेटरी फॉर अ पब्लिक कंपनी टू बी लिस्टेड? मेरा अगला सवाल, कैन कैन इज इट मैंडेटरी फॉर ऑल द पब्लिक कंपनीज टू बी लिस्टेड? नो, इट इज एंटायरली देयर चॉइस। कुछ पब्लिक कंपनीज लिस्टिंग करना चाहती है, कुछ पब्लिक कंपनी नहीं करना चाहती। तो कुछ पब्लिक कंपनीज ऐसी होगी जिन्होंने अपने इक्विटी शेयर्स किसी भी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट नहीं करे, मतलब यू विल नॉट गेट देयर इक्विटी शेयर्स ऑन एनी ऑफ द रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया, ठीक है। बट आपको उनके नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज जो उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू किए वो आपको मिल सकते हैं। सर सेम जो प्राइवेट कंपनी का था वो भी यहां पर, हाँ। या उनके नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस हो सकते हैं, ये रिडीमेबल भारत में देना अलाउड नहीं है। नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस हो सकते हैं जो कि उन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट बेसिस पे इशू किए हैं और उसको भी उन्होंने किसी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया है। या ऐसे भी कंपनीज हो सकते हैं जो 1 और 2 दोनों कैटेगरी में आता है, यानी जिन्होंने नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज भी लिस्ट करके रखी है और नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस भी लिस्ट करके रखी है। ऐसे पब्लिक कंपनीज को भी हम लिस्टेड कंपनी नहीं कहेंगे। अब आप बोलेंगे सर क्यों? बिकॉज दे हैव नॉट लिस्टेड देयर इक्विटी शेयर्स। अब क्योंकि उनके इक्विटी शेयर्स ही लिस्टेड नहीं है और सिर्फ नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज या नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंसेस लिस्टेड है, हम इनको लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन से बाहर कर देंगे। अभी रुको, पब्लिक कंपनी की कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। पब्लिक कंपनी के लिए लास्ट में एक और पॉइंट लिख दिया, कहता है कि अगर आप एक ऐसी पब्लिक कंपनी हो जिन्होंने अपने इक्विटी शेयर्स तो लिस्ट नहीं करे इंडिया में रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में, लेकिन ये हौले लोग हैं, इन्होंने अपने इक्विटी शेयर्स लिस्ट करके रखे हैं फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में। हाँ, पब्लिक कंपनी है, उनके इक्विटी शेयर भारत में अवेलेबल नहीं है। हौलागिरी सुनो, उनके इक्विटी शेयर्स भारत में अवेलेबल नहीं है, लेकिन आप फॉरेन स्टॉक एक्सचेंज में जाकर देखोगे तो वहां पे मिल जाएंगे। मतलब यू डोंट हैव योर इक्विटी शेयर्स लिस्टेड ऑन इंडियन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, यू हैव योर इक्विटी शेयर्स लिस्टेड ऑन फॉरेन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। मैं कहूंगा हमारे लिए आप भी लिस्टेड कंपनी के डेफिनेशन में नहीं आओगे। ऑल थ्री ऑफ देम विल नॉट बी कंसिडर्ड एज लिस्टेड कंपनी। वेरी चालाक ब्रो, वेरी चालाक, चालाकी तो की है एक्चुअली उन्होंने, है ना। तो आइए जरा एक बार गौर से इस कंसेप्ट को देखते हैं। तो सबसे पहले जब आप लिस्टेड कंपनी की बात करते हो तो आपने क्या कहा? एनी कंपनी, ठीक है, एनी सिक्योरिटी, ठीक है, एनी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज, बराबर। तो आपने कहा ये लिस्टेड है, लेकिन इसमें एक्सेप्शंस डाल दिए, प्रोविजो आ गया। और एक्सेप्शंस कितने हैं? 3। एक्सेप्शन नंबर 1 ये है पब्लिक कंपनी, ठीक है, पब्लिक कंपनी। क्या इन्होंने अपने इक्विटी शेयर्स लिस्ट करे? नॉट लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज। तो सर इन्होंने क्या करके रखा है? इन्होंने अपना नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज, ठीक है, जो कि इन्होंने प्राइवेट प्लेसमेंट में इशू किया था, इसको उन्होंने किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाया है, ठीक है। या इन्होंने नॉन कन्वर्टेबल रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर प्राइवेट प्लेसमेंट के थ्रू इशू करके रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट कराया है, तो भी हम ऐसे पब्लिक कंपनी को लिस्टेड कंपनी नहीं कहेंगे क्योंकि इनके इक्विटी शेयर्स हमारे यहां पर लिस्टेड नहीं। सेकेंड, अगर आप एक प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है, और आपने भी अपने नॉन कन्वर्टेबल
नॉन कन्वर्टेबल डेट सिक्योरिटीज को, जिसको आपने प्राइवेट प्लेसमेंट, देखो प्राइवेट कंपनी के पास प्राइवेट प्लेसमेंट का ही ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन ही नहीं है। अगर किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करके रखा हुआ है, आप भी हमारे लिए लिस्टेड कंपनी डेफिनेशन में नहीं आओगे। एंड फाइनली पब्लिक कंपनी, ध्यान से देखना, नॉट लिस्टेड इक्विटी शेयर्स ऑन रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज इन इंडिया बट listed equity shares on foreign stock exchange। ये 3 एक्सेप्शंस हमने दे दी, ये तीनों हमारे लिए नॉट अ लिस्टेड कंपनी। देखो समझ में आएगा, ये तीनों हमारे लिए नॉट अ लिस्टेड कंपनी, ठीक है। अब सर कोई भी कंपनी जो लिस्टेड नहीं है वो क्या है बेटा? एनी कंपनी विच इज नॉट लिस्टेड इज अनलिस्टेड। तो अनलिस्टेड का डेफिनेशन पढ़ाने में मेरे को ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। सो इफ यू आर नॉट लिस्टेड दैट मीन्स यू आर अनलिस्टेड, ठीक है। चलिए क्लियर है यहां तक, आगे चलते हैं। कंपनी अदर देन लिस्टेड कंपनी, इसके अलावा बाद में हमारे पास आता है गवर्नमेंट कंपनी। सर गवर्नमेंट कंपनी के बारे में ध्यान रखना, बोलते हैं एन कंपनी इन विच नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे देश में कितने सेंट्रल गवर्नमेंट है सर? एक। फिर सेकंड बोलता है एनी स्टेट गवर्नमेंट। हमारे देश में स्टेट गवर्नमेंट्स कितने हैं सर? बहुत सारे स्टेट गवर्नमेंट्स हैं हमारे देश में, नंबर भी हम आपको एग्जैक्ट बता देंगे। स्टेट गवर्नमेंट्स इन इंडिया लिख दो यहां पे, स्टेट गवर्नमेंट इन इंडिया, तो ये यहां पे आपको लिख के आ जाएगा स्टेट गवर्नमेंट्स ऑफ इंडिया। तो यहां पर आपको दिख रहा है आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, आसम, बिहार, छत्तीसगढ़, गोवा, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल, झारखंड, कर्नाटका, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल। और इसके साथ यूनियन टेरिटरीज भी है, अंडमान निकोबार, चंडीगढ़ है ना, दादरा नागर हवेली, दमन दीव, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, लक्षद्वीप एंड पुदुचेरी। आप कहां से बिलोंग करते हैं, कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी से? जल्दी से कमेंट करके बताइए आप स्टेट आपकी कौन सी है या यूनियन टेरिटरी कौन सी है, फटाफट मेरे को आप बता दीजिए, ठीक है। तो यहां पर आप काउंट कर सकते हैं कितने हैं, ठीक है। स्टेट्स हमारे पास इतने स्टेट गवर्नमेंट्स। अब इनमें से कोई भी स्टेट गवर्नमेंट अगर किसी कंपनी में शेयर होल्ड करे तो उससे वो कंपनी गवर्नमेंट कंपनी बन सकती है। कितना शेयर होल्डिंग हम देखेंगे, ठीक है। इसलिए यहां पे लाइन में एक और लिखा है गवर्नमेंट्स, मतलब सर मल्टीपल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट मिलकर भी होल्ड कर सकती है। फिर था पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। एंड दिस सेक्शन इंक्लूड्स अ सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। इसके ऊपर एक बहुत जबरदस्त क्वेश्चन भी आया था, वो भी हम देखेंगे, ठीक है। चलिए आपको मैं दिखाना चाहूंगा वो ICAI.org से। मेरे सामने वाली, अरे ये यूट्यूब पे जा रहा है सर, यूट्यूब यूट्यूब पे आ रहा है ना, यूट्यूब पे। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट, अफसोस ये है, अरे यार मैं क्यों गाना गा रहा हूँ भाई, यूट्यूब पे ये गाना, अरे क्या भाई वेबसाइट, यार ये ना बड़ा दिमाग खराब करती है वेबसाइट। कब का है ये? हाँ
ये पता नहीं क्या डाउनलोड हो रहा है, एक ही आ रहा है क्या इसमें? चलो ठीक है, मैं आपको अच्छे से डाउनलोड करके लाके बताता हूँ। क्या इसमें ना अभी आजकल इन्होंने बहुत ही अलग अलग कर दिया है वेबसाइट। अब ये भी मैं क्लिक कर रहा हूँ बट नहीं, इसमें नहीं आया। इन्होंने दिया नहीं है अभी। ठीक है, कोई बात नहीं। मैं आपको एक कंडीशन बताऊंगा और उसके ऊपर हम लोग थोड़ा चर्चा करेंगे, गवर्नमेंट कंपनी के ऊपर। हाँ हाँ, उसमें अरे हाँ, फाउंडेशन में भी है। चलो ये भी हम कर सकते हैं, लेकिन ठीक है, चलो पहले हम ये देख लेते हैं। तो बोल रहा है कि नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर। मैं सिचुएशन बता के बता दूंगा, डोंट वरी, क्वेश्चन आपको मैं बता दूंगा। नॉट लेस देन 51% ऑफ द पेड अप शेयर कैपिटल इज हेल्ड बाय सीजी और एनी स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स, और पार्टली बाय सीजी एंड पार्टली बाय वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स एंड इंक्लूड सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। बोले पेड अप शेयर कैपिटल को आप वोटिंग पावर भी पकड़ सकते हैं, अगर आपने डिफरेंशियल वोटिंग राइट यानी डीवीआर अगर आपने इशू करे हैं तो। क्वेश्चन है, एक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज अ कंपनी इन विच 25% शेयर होल्डिंग इज हेल्ड बाय सीजी, 10% इज हेल्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र एंड 15% इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो 2 बार हो गया होल्डिंग इसमें। ठीक है, 25 + 10 + 15। तो अब आप देखो 25 + 10 35 + 15 कितना होता है? 50%। एक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी, क्योंकि आप 50% होल्ड कर रहे हैं, 51% चाहिए, राइट? तो यहाँ पे बोला गया कि एटलीस्ट 51% शुड बी हेल्ड बाय सीजी और एसजी। कुछ एग्जाम्पल्स आप इसके ले लो, ठीक है। से फॉर एग्जाम्पल, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स 80% ऑफ AB लिमिटेड। ये तो फेयरली इजी है टू अंडरस्टैंड कि AB लिमिटेड इज अ गवर्नमेंट कंपनी। सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स 20% ऑफ AB लिमिटेड, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र होल्ड्स 20% ऑफ AB लिमिटेड एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात अगेन होल्ड्स 20% ऑफ AB लिमिटेड। अब यहां पर भी 51% क्रॉस हो गया है ना, तो ये भी हमारे लिए गवर्नमेंट कंपनी है। सर गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ओन्स 80% ऑफ AB लिमिटेड, सर ये भी गवर्नमेंट कंपनी हो गई। गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र 40%, गवर्नमेंट ऑफ गुजरात 40%, सर ये भी क्या हो गई? गवर्नमेंट कंपनी हो गई, ठीक है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड्स 60% इन PQR लिमिटेड, PQR लिमिटेड होल्ड्स 50% इन XYZ लिमिटेड। PQR लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है, ये तो मुझे पता है। आप मुझे बताएंगे XYZ लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं? XYZ लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी है या नहीं? व्हाट इज द स्टेटस ऑफ XYZ लिमिटेड? सर नॉट ए गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। ओके, व्हाट इफ आई टेल यू दैट रेस्ट 50% इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? व्हाट इफ आई टोल्ड यू रेस्ट 50% इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट? नाउ लेट मी टेल यू द डेफिनेशन अगेन। डेफिनेशन में बोला है कि 2 रास्ते हैं किसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बनाने के। 2 रास्ते हैं किसी भी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी बनाने के, ठीक है। पहला रास्ता क्या है? गवर्नमेंट का होल्डिंग एटलीस्ट 51% और मोर कर दो। और दूसरा रास्ता क्या है कि इसको सब्सिडरी बना दो ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। मुझे बताइए इन दोनों में से कौन सा
यहां पर फुलफिल हो रहा है। क्या गवर्नमेंट का होल्डिंग 51% और मोर है? क्या गवर्नमेंट का होल्डिंग 51% और मोर है? तो गवर्नमेंट का डायरेक्ट होल्डिंग तो 50% है। अब अगर आप इनडायरेक्ट होल्डिंग इसमें काउंट करोगे तो यस 51% से ऊपर आएगा, और अगर आप इनडायरेक्ट होल्डिंग काउंट नहीं करोगे तो 51 से ऊपर नहीं आएगा। अच्छा, क्या ये सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी? नहीं, तो सेकंड रास्ता तो उसका है ही नहीं, बिकॉज सब्सिडरी इसमें, इट इज नॉट अ सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी। ठीक है, वेरी गुड आदित्य, मैं मानता हूं कि सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी विल बी डीम्ड गवर्नमेंट, लेकिन 50% से आप सब्सिडरी बनते हो क्या? क्या आप 50% से सब्सिडरी बनते हो क्या? नहीं, तो सब्सिडरी वाला रास्ता तो इसके लिए ओपन है ही नहीं। ये सब XYZ लिमिटेड इज एन एसोसिएट ऑफ PQR लिमिटेड, दे आर नॉट सब्सिडियरीज। याद नहीं, कल मैंने आपको एक चार्ट बनाया था, मैंने आपको दिया था परसेंटेज होल्डिंग वाला चार्ट, बनाया था ना मैंने तुम्हारे क्लास में परसेंटेज होल्डिंग का चार्ट, कहाँ गया वो? अरे बनाया था मैंने कहीं तो भी, हाँ ये रहा परसेंटेज होल्डिंग। तो क्या काम है, अगर आप 50% तक हो तो आप एसोसिएट्स हो, 50% से ऊपर जाएगा ना जब ही, तब बात होगी बेटा होल्डिंग सब्सिडरी की, अभी नहीं। तो यहां पर ये तो ऑप्शन नहीं है। सो लॉ कहता है, लॉ ने कहा सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का होल्डिंग 51% चाहिए डायरेक्ट, यहां पर इनडायरेक्ट होल्डिंग की कोई बात नहीं कही गई है, इसलिए इट्स नॉट अ गवर्नमेंट कंपनी। सर लेकिन वो सब्सिडरी के थ्रू भी तो कंट्रोल रखते हैं ना, वो इनडायरेक्ट कंट्रोल होगा। अगर आप ध्यान से देखो, मैं आपको इनडायरेक्ट कंट्रोल क्यों मना कर रहा हूं, जब आप सब्सिडरी कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हो ना बेटा, यहां पर, ठीक है, तो यहां पर ना सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में एक लाइन क्लियरली लिखी है, देखो ये वाली लाइन, अ कंपनी शैल बी डीम्ड टू बी अ सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी इवन इफ कंट्रोल रेफर टू इन सब क्लॉज 1 और 2 इज ऑफ अनदर सब्सिडरी ऑफ अ होल्डिंग कंपनी। समझ में आया? यहां पे बताया गया है, एक्सप्लेनेशन में दिया गया है कि कंट्रोल किसी और कंपनी के थ्रू भी हो रहा है तो हमको चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप जब गवर्नमेंट कंपनी का डेफिनेशन पढ़ते हो, वो तो एकदम क्लियर डेफिनेशन है, बोलता है देखो एटलीस्ट 51% शुड बी हेल्ड बाय, हेल्ड बाय का मतलब क्या होता है, किसके पास होना चाहिए, कंट्रोल बोला है क्या? सर यहां पर कंट्रोल बोला है क्या? नहीं, बोला है हेल्ड बाय। सर किसके हाथों में होना चाहिए? सर एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होना चाहिए, या स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नमेंट्स के हाथ में, या पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट। यहां पे बोला है क्या कि फोर्थ पॉइंट में कि ये कंट्रोल हम आपके सब्सिडियरी के थ्रू भी देखेंगे? नहीं, सब्सिडरी के बारे में क्या बोला है, एंड इट इंक्लूड्स अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। लेकिन हमारा एग्जांपल देखो, ना ही XYZ लिमिटेड सब्सिडरी है गवर्नमेंट कंपनी की, और ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट 51% होल्ड कर रहे हैं। जब दोनों ही रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है, देन हाउ कैन यू से दैट इट इज अ गवर्नमेंट कंपनी? अभी देखो मैं आपको फिर से बता दूं, इट्स अ ग्रे एरिया, देयर इज अ स्कूल ऑफ थॉट जो कहेगा सर ये 50% का 60% भी तो सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड कर रहे हैं ना, बराबर है कि नहीं? तो सर 30% तो वहां पर उसका होल्ड है ही, और 30 + 50 तो 80% हो जाता है। बेटा ये स्कूल ऑफ थॉट आप प्लेन प्रोविजन ऑफ लॉ के ऊपर तो नहीं ले जा सकते, अनलेस एंड अनटिल देयर इज अ जुडिशियल डिसीजन बेस्ड ऑन दिस। हमको तो भाई टेक्स्ट में जो लिखा है कि आइदर आप 51% होल्ड करो या सब्सिडरी बनो, अगर आप दोनों भी नहीं हो तो आप गवर्नमेंट कंपनी नहीं हो। यस केशव, ऐसा ही क्वेश्चन हमारे फाउंडेशन के एग्जाम में भी आया था, उसका भी आंसर अब आ गया होगा। नहीं आया, ठीक है, फाउंडेशन का अभी तक सजेस्टेड आंसर नहीं आया, बट फाउंडेशन का क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको, है ना? कौन सा क्वेश्चन नंबर तो याद है क्या?
ये है क्या? XYZ company incorporated companies act. The paid up share capital of companies held by others. Government of India 20, LIC of India, Government of Tamil Nadu, Government of Rajasthan, ABC Limited owned by government company 15%, कैन बी कॉल्ड एज गवर्नमेंट कंपनी. तो देखो भाई क्या क्या आएगा. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कितना है 20%. मैं LIC इग्नोर कर रहा हूँ, इट्स अ PFI, इट्स अ पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना. ये भी गवर्नमेंट कंपनीज ही ऐसे ही होता है ना. आपको पता है ना पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में भी एटलीस्ट 51% शुड बी हेल्ड बाय CG SG और पार्टली बाय CG और पार्टली बाय वन और मोर SG. उसका भी सेम कंसेप्ट होता है. फिर गवर्नमेंट ऑफ तमिलनाडु का है 10, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का है 10. कितना हो गया टोटल 40. अब आप देखो ABC लिमिटेड गवर्नमेंट कंपनी बोला है, क्या ये 15 गवर्नमेंट कंपनी का और 8 PFI का भी ऐड करेंगे? क्योंकि अगर वो ऐड करेंगे तो फिर वो गवर्नमेंट कंपनी हो जाएगी, नहीं करेंगे तो नहीं करेंगे. तो सर वो ऐड नहीं होता, गवर्नमेंट होल्डिंग हम देखेंगे. अगर यहाँ पे ABC लिमिटेड का ही होल्डिंग 55% होता देन तो ऑफकोर्स सी बात है, फिर XYZ वुड हैव बीन अ गवर्नमेंट कंपनी. देयरफॉर whether XYZ be called as government company, आंसर इज नो. आप समझे? ये आप अगर अब ठीक है, सो सॉरी मैं अपनी फालतू तारीफ कर रहा हूं, मगर आपको ये कंसेप्ट मैंने आज से 1.5 या 2 साल पहले YouTube पे गवर्नमेंट कंपनी पढ़ाते वक्त मैंने ऑलरेडी पढ़ाया था. और आपको मां कसम बता रहा हूं, विश्वास नहीं होगा, मगर पूरे CA फाउंडेशन का, अब YouTube तो आपके सामने है, करेक्ट, YouTube आपके सामने है. आप पैसा देके लोग लगाओ, पैसा देके लोग लगाओ और आप YouTube पे सर्च मारो, देखो कि CA फाउंडेशन के इतने जो एजुकेटर्स YouTube पे पढ़ा रहे उसमें से कितने एजुकेटर्स ने ये पर्टिकुलर केस लिया था, इस पर्टिकुलर केस के ऊपर डिस्कशन तक किया था. सर जिंदगी में ऐसा कभी कोई क्वेश्चन इंस्टीट्यूट ने पूछा नहीं था, ये पहली बार ये क्वेश्चन आया है. ठीक है. ऐसा ही एक और क्वेश्चन प्राइवेट कंपनी का भी था जो मैंने बहुत साल पहले लिया था, जिसमें मैंने बताया था कि कंपनी छोड़ के जाने के बाद वो बंदा शेयर वापस ले रहा है नॉल. और वो भी क्वेश्चन मैं अकेला ही लेता था, इसके अलावा मेरे अलावा कोई लेता ही नहीं था, और वो भी क्वेश्चन एग्जाम में आया था. तो अभी आप जिस एजुकेटर से पढ़ रहे हो ना, मैं अपनी तारीफ करना वॉज नॉट एन इंटेंशन. आप में से कुछ लोगों को लगता होगा कि आदर्श सर बहुत स्लो पढ़ाते हैं, आदर्श सर हर चीज में बहुत डीप जाते हैं. बहुत सारे बच्चों को लगता होगा कि सर इतना डीप जाके इतनी जगह पे मतलब जरूरत है क्या? आपको नहीं पता, मुझे नहीं पता कि इंस्टीट्यूट कितना डीप जाके क्वेश्चन पूछे. ये क्वेश्चन तो आया ना, जो आज से 2 साल पहले अगर मैं ये सोचता कि ऐसा कभी थोड़ी ना कोई क्वेश्चन पूछा है, तो मैं क्यों बच्चों को बताऊं? तो कभी बच्चे पढ़ते ही नहीं, और पढ़ते नहीं तो आज सॉल्व नहीं कर पाते. तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, आई नो आपको गुस्सा आता होगा कि मैं बैठ के एक एक चीज इतना एग्जाम्पल के साथ सड़ाता हूं आपको बैठ के, जबकि मेरे को मालूम है आप सबको गवर्नमेंट कंपनी आता है. लेकिन आया ना एक क्वेश्चन, हिला के रख दिया ना उस एक क्वेश्चन ने सबको. इसलिए हर सड़ी सड़ी कंसेप्ट को भी हम घुस के पढ़ते हैं ताकि आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए और आप लॉ कैसे पढ़ना और कैसे समझना आपको आए. एंड ऑफ कोर्स इसमें टाइम लगता है, कुछ लोग हंसते भी हैं हम पे, लेकिन मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता. ऐसे ही फॉरेन कंपनी का भी एक कंसेप्ट है. फॉरेन कंपनी का मतलब होता है कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया एंड वर्ड है यहाँ पे, कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया. अब ये जो सेकेंड पार्ट है ना, कंडक्ट बिजनेस एक्टिविटी इंडिया, इसका रियल वर्ल्ड रिलेवेंस नहीं है. क्यों? क्योंकि अगर आपका प्लेस ऑफ बिजनेस भारत में है तो प्लेस ऑफ बिजनेस बनाने के लिए तो कुछ ना कुछ बिजनेस करना पड़ा होगा ना, आपको एक्टिविटी तो करनी पड़ी होगी. एक प्लेस ऑफ बिजनेस है तो कहीं ऑफिस रेंट पे लिया होगा, कुछ परचेस किया होगा, ऑफिस शॉप बिल्डिंग, तो वो भी तो बिजनेस ट्रांजैक्शन हो गया ना, बिजनेस एक्टिविटी हो गई. तो इफ यू हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया देन बाय डिफॉल्ट यू हैव बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया. बट यू माइट हैव अ प्लेस ऑफ बिजनेस दैट इज ऑनलाइन. क्योंकि आप अगर यहां ध्यान से पढ़ेंगे तो यहां पे आगे लाइन लिखा है वेदर बाय इटसेल्फ और बाय एन एजेंट फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिक मोड. What if you are in USA but your website is accessible from India also? You are a company sitting in USA but your website is available in India also, और मैं इंडिया में आपकी वेबसाइट से परचेस सेल कर सकता हूं. क्या आप फॉरेन कंपनी बन जाएंगे? आंसर इज यस, बिकॉज वेबसाइट इज अ प्लेस ऑफ बिजनेस.
जरूरी नहीं है कि प्लेस ऑफ बिजनेस फिजिकल प्लेस हो, एक वेबसाइट भी प्लेस ऑफ बिजनेस है। एंड सेकेंड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इफ दैट वेबसाइट इज एक्सेसिबल इन इंडिया, मतलब आप कोई ना कोई इंडिया का सर्वर, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कुछ ना कुछ कनेक्शन आप इंडिया से बिल्ड कर रहे हो, दैट इज अ बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। अगर एक भी रुपए का सेल होता है ना, एक भी रुपए का सेल होता है, और अगर आपको फॉरेन से इंडिया में गुड्स भेजने हैं, आप हमारे लिए एक फॉरेन कंपनी बन जाओगे, और आप पे हम आगे जो चैप्टर 22 बताया ना मैंने, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, वो पूरा चैप्टर आपके ऊपर लग जाएगा, पूरा का पूरा चैप्टर आप पे लग जाएगा, बिकॉज यू विल बी अ फॉरेन कंपनी। क्वेश्चन आया था एग्जाम में माइक लिमिटेड का, ठीक है, बोलते हैं कि एक कंपनी है, वो कोलकाता में बनी है, लेकिन उसके सारा बिजनेस जो है वो यूएसए में होता है, इंडिया में उसका 1 रुपए का बिजनेस नहीं है, क्या इसे मैं फॉरेन कंपनी बोलूं? इज दिस अ फॉरेन कंपनी? लॉ कहते हैं नहीं, दिस इज अ कंपनी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 क्लॉज 20। वाई सर? बिकॉज इनकॉर्पोरेशन का हुआ है इंडिया में। तो आप 2-3 चीजें आप देख लो, आपको क्या देखना है, ठीक है, कंपनी है, इनकॉर्पोरेशन जो है आउट ऑफ इंडिया होना चाहिए, ठीक है, प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया होना चाहिए, और बिजनेस एक्टिविटी भी इन इंडिया होनी चाहिए, तो आप इसको फॉरेन कंपनी बोलोगे, ठीक है। तो अगर एक कंपनी है ए लिमिटेड, इनकॉर्पोरेशन हुआ है यूएसए, प्लेस ऑफ बिजनेस है मुंबई, दैट मीन्स ऑफ कोर्स इसका बिजनेस भी है मुंबई में, देन इट विल बी अ फॉरेन कंपनी, ओके। बी लिमिटेड, incorporated in Japan, place of business in Europe, business activity in Europe. Is it a foreign company? Is it a foreign company? सर इसे बोलते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। क्या कहते हैं इसे? कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया। इसे हम फॉरेन कंपनी नहीं कहते, क्यों? बिकॉज प्लेस ऑफ बिजनेस आपका इंडिया में है ही नहीं, तो आप हमारे लिए नहीं। चल, डॉर्मेंट कंपनी। डॉर्मेंट कंपनी मतलब कंपनी जो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, या असेट होल्ड करने के लिए बनी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने के लिए बनी है, और इसका किसी भी प्रकार का सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं है, या तो आप एक इनएक्टिव कंपनी हो तो आप डॉर्मेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। सर ये सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन मतलब क्या? तो ये 4 एक्सपेंडिचर को छोड़ के अगर आपके पास 5वां कोई एक्सपेंडिचर है तो वो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग एक्सपेंडिचर है। इन 4 एक्सपेंडिचर्स को हम सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन में नहीं पकड़ते। सर कौन से 4? नंबर 1, फीस, पेमेंट ऑफ फीस टू आरओसी। नंबर 2, एनी अदर स्टैट्यूटरी फीस, एग्जांपल आपने ऑडिट फीस वगैरह जो आपको मैंडेटरली भरनी है, ये आरओसी को तो पैसा भरना ही है, गवर्नमेंट का पैसा, फीस तो भरनी पड़ेगी, है ना। सिमिलरली ऑडिट करवाना ही पड़ेगा, उसका फीस देना ही है। छोटा बहुत ऑफिस रिकॉर्ड तो मेंटेन आपको कराना ही है, आपको शेयर अलॉटमेंट फॉर द पर्पस ऑफ फुलफिलमेंट ऑफ द एक्ट कराना ही है। तो ये जो बेयर मिनिमम आप कर रहे हो ना, जस्ट की कंपनी के ऊपर पेनल्टी ना लगे, इसे हम आपके सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानते। इसके अलावा कुछ सेल, परचेज, एक्विजिशन ऑफ असेट, सेल ऑफ असेट है, कोई सैलरी है, कुछ ऐसा बड़ा एक्सपेंडिचर है, रेंट है, तो फिर बताओ तो मैं आपको बिजनेस एक्सपेंडिचर बोलूंगा। वरना ये 4 अगर आप एक्सपेंडिचर लेके बैठे और आप सोच रहे हो कि मैं डॉर्मेंट नहीं हूं, तो सर माफ करना, ये 4 एक्सपेंडिचर हर किसी को करने पड़ते हैं, और हर कोई फिर यहाँ पे ये 4 एक्सपेंडिचर करके अपने आप को डॉर्मेंट कंपनी से बाहर नहीं कर सकता, ठीक है। सर डॉर्मेंट कंपनी बनाना क्यों जरूरी है? डॉर्मेंट कंपनी बनाना इसलिए जरूरी है क्योंकि कंपनीज एक्ट के पास, आरओसी के पास बहुत सारे कंपनीज है, लाखों कंपनीज है जो उनको देखना है। अब ऐसे में कुछ बड़े बड़े काम करने वाले कंपनीज भी है, तो इन जैसे कुछ डॉर्मेंट कंपनीज भी है। अब एक अकेला आरओसी कितने लोगों पे नजर रखे? उसको भी तो ओवर प्रेशर होता होगा ना, उसको भी तो कितना ज्यादा ओवर वर्क होता होगा। तो आरओसी ने डिसाइड कर लिया, देखो भाई, अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे ना, अगर आप फ्यूचर के लिए बने हो, फ्यूचर प्रोजेक्ट या कोई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करने, तो हमको बता दो ना, ताकि हम आपको डॉर्मेंट कैटेगराइज कर दे। हम आपको, आपका नाम एक्टिव कंपनीज में से हटा के डॉर्मेंट कंपनी में डाल देंगे, हम आपको बॉदर तक नहीं करेंगे। वो छोड़ो, आपको भी इसमें बेनिफिट है। आपको क्या बेनिफिट है? आपको कंपनीज एक्ट के बहुत सारे सेक्शन से एग्जाम्पशन मिल जाएगा, सिंस यू आर ए डॉर्मेंट कंपनी। तो जितने बाकी कंपनीज फाइलिंग वगैरह करती है, उतना फाइलिंग आपको करना भी नहीं पड़ेगा। सो ये तो विन विन सिचुएशन हो गया ना, आपके लिए भी और उनके लिए भी।
आपको भी तकलीफ नहीं, उनको भी तकलीफ नहीं, उनका भी टाइम बच रहा है, काम बच रहा है, आपका भी टाइम बच रहा है, काम बच रहा है, पैसा बच रहा है। तो इट्स अ विन विन सिचुएशन। देयरफॉर इट इज रिकमेंडेड कि अगर आप बिजनेस नहीं करते हो ना, इट इज एनी टाइम इट इज रिकमेंडेड कि आप खुद जाकर बता दो कि भाई हम डोरमेंट कंपनी है, हम हमको माफ करो। वो भी खुश, आप भी खुश। ठीक है, चलो सही है ना बेटा, कर दूं मैं आगे। चलो, इनएक्टिव कंपनी का मतलब क्या होता है? जिसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर से। एंड फॉर ऑब्टेनिंग द स्टेटस ऑफ डोरमेंट कंपनी, आपको MSc 1 फॉर्म भरना पड़ता है ROC के पास, और ROC के लिए एक डोरमेंट कंपनी का आपको सर्टिफिकेट देता है MSc 2। इट्स अ प्रोसेस। ओके, हाँ। निधि कंपनी, सर निधि कंपनीज आर देयर टू कल्टीवेट द हैबिट ऑफ कॉस्ट कटिंग एंड थ्रिफ्ट अमॉन्ग द मेंबर्स। ये यहाँ पे क्या करते हैं, सारे मेंबर से पैसा जमा करते हैं, और किसी को अगर लग रहा है पैसा, तो वो मतलब निधि कंपनी से कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में पैसा ले सकता है, और जिनका पैसा जा रहा है उनको रेट ऑफ इंटरेस्ट भी मिलेगा। तो इट्स अ म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी की, हम ही हमारा पैसा जमा करते हैं और आपस में जिसको नीड है उसको देते हैं, और उससे इंटरेस्ट कमाते हैं और आपस में बांट लेते हैं। तो हमारा ही पैसा हम ही यूज करें और हम ही पैसा कमा रहे हैं। तो इट्स देयर कि भाई छोटा छोटा अमाउंट हर मंथ कंट्रीब्यूट करके एक बड़ा बल्क लो, और उससे आपको कोई बड़ा काम करना है तो कर लो। इसलिए इसको म्यूचुअल बेनिफिट सोसाइटी भी कहते हैं। इसका रजिस्ट्रेशन आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के पास करना पड़ता है, और उसके बाद ही आप एज ए निधि कंपनी काम कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है स्टार्टअप कंपनी। स्टार्टअप कंपनी मतलब वो जिन्हें डिपार्टमेंट ऑफ प्रमोशन एंड इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड ने एज अ स्टार्टअप कैटेगराइज किया है। सर अगर आप एक नए प्रोडक्ट, प्रोसेस या सर्विस की तरफ काम कर रहे हैं, मतलब आपका प्रोडक्ट यूनिक है और हमें अगर लगता है कि इसमें बहुत पोटेंशियल है, तो हमारे सरकार आपको स्टार्टअप करके कैटेगराइज करेगा। और स्टार्टअप करके कैटेगराइज होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि आपको एंजल इन्वेस्टमेंट मिलेगा। सर सबसे बड़ा प्रॉब्लम आज के डेट में भारत में पैसे का। मेरे पास आइडिया है, मेरे पास मेहनत करने के लिए मेरे पास जोश है, जुनून है, आइडिया है, टाइम है, सब कुछ है, बस मेरे पास पैसा नहीं है। और ऐसे केस में क्या होता है, अगर आप स्टार्टअप इंडिया में कैटेगराइज हो जाते हो तो आपको एंजल इन्वेस्टमेंट मिलता है, वेंचर कैपिटल फंडिंग मिलती है, वो भी अच्छे रेट्स पे मिलती है, ताकि आप अपने आइडिया को एक सक्सेसफुल बिजनेस वेंचर में बदल पाओ, और एक स्टार्टअप से यूनिकॉर्न, और यूनिकॉर्न से एक फुल फ्लेज पब्लिक कंपनी में आप कन्वर्ट हो पाओ। तो इफ यू हैव अ न्यू प्रोडक्ट सर्विस एंड यू हैव अ स्केलेबल बिजनेस मॉडल जिसका बहुत पोटेंशियल है वेल्थ जनरेशन का, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन का, तो भारत सरकार आपको मदद करने के लिए आपको स्टार्टअप इंडिया का रिकॉग्निशन दे देती है। बट आप एक प्राइवेट कंपनी, LLP या अनरजिस्टर्ड फर्म होने चाहिए, एंड आप अपने इनकॉर्पोरेशन से 10 ईयर्स के अंदर ये स्टार्टअप इंडिया का आप मतलब एप्लीकेशन फाइल कर सकते हो। एंड द टर्नओवर शुड नेवर एक्सीड 100 करोड़ इन एनी फाइनेंशियल ईयर। 100 करोड़ चला गया अगर आपका टर्नओवर, तो फिर आप स्टार्टअप से थोड़ा कैटेगरी से ऊपर चले गए, है ना। एंड इट शुड नॉट बी फॉर्म बाय स्प्लिटिंग अप और रिकंस्ट्रक्टिंग अ बिग कंपनी। तो ऐसा रिलायंस जैसी कंपनी अपने आप को 10 छोटी कंपनी में ब्रेक करके स्टार्टअप इंडिया के रजिस्ट्रेशन नहीं ले सकती। या अगर रिलायंस के पास एक नया आइडिया है और रिलायंस को लगता है कि ये तो स्टार्टअप वेंचर जैसा है, तो रिलायंस क्या करेगा, अपना वो आइडिया का एक नया कंपनी बनाएगा और उससे स्टार्टअप इंडिया के अंदर आएगा। तो मैंने कहा नहीं, आपके लिए नहीं है, आपके पास ऑलरेडी बहुत पैसा है, तो आपको हमारे एंजल इन्वेस्टमेंट और दूसरों के फंडिंग की जरूरत नहीं, आप अपने खुद के बिजनेस खुद से फंड कर सकते हैं। ठीक है, चलिए ओके, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो बोलो, वरना फिर हम आगे बढ़ते हैं। किसी को डाउट है तो बोलना, मैं बस पानी पी के आया।
हाँ जी, डाउट्स? रजिस्टर ऑफ कंपनीज, आरओसी का, अरे आरओसी आंटी नहीं मालूम भाई साहब। ये तो वैसा क्वेश्चन हो गया ना कि जिंदगी में सब हो गया बस। भाई अभी अपने को राम कौन है पूछ रहा है। मिलाता हूँ बेटा, आरओसी आंटी से मिलाता हूँ आपको आज। अच्छा सवाल है, आरओसी आंटी से मिलाता हूँ। और सर व्हाट इज प्राइवेट प्लेसमेंट? पूरा सेक्शन है बेटा, पढ़ेंगे। प्राइवेट प्लेसमेंट वी हैव सेक्शन, पढ़ेंगे हम लोग। होल्डिंग परसेंटेज फिर से बता दो, किसका? रौनक, किसका होल्डिंग परसेंटेज फिर से बता दो, किसका होल्डिंग परसेंटेज जानना चाहते हो? मतलब परसेंटेज होल्डिंग क्या होता है ये कंसेप्ट नहीं पता है, ऐसा कुछ बोल रहे हो या कैसे? मतलब थोड़ा रौनक हैंड रेस करो बेटा। रौनक हैंड रेस करो। अब मत बोलना सर वो हेडफोन नहीं है, सर मैं लाइब्रेरी में हूँ, ऐसे बहानागिरी नहीं करना। हैंड रेस करो, चलो बात करते हैं ना 2 मिनट। करो फटाफट करो यार, फिर मेरे को जाना है आगे, पढ़ना पढ़ाना है बहुत सारा। चलो जल्दी से। अब ये बहाने कर रहा है यार, छोड़ो फिर। अगर आपको मैं डांटने वाला थोड़ी ना था, मैं तो सवाल समझने के लिए फोन करने बोल रहा था। हाँ, आ गया। अब आप अच्छे से सवाल पूछो, मैं आपको जवाब देता हूँ। और बाकी बच्चे जो यूट्यूब पे देख रहे हैं उनको भी समझेगा ना इधर कॉल होते हैं करके। हेलो। हाय रौनक, गुड आफ्टरनून भाई। रौनक मेरी आवाज आ रही है? अब भी जस्ट मैंने इसके पहले की क्लास में 2 बच्चों से बात किया, अभी ये क्या हो रहा है? खैर कोई नहीं। सर परसेंटेज होल्डिंग बता दो वाला कंसेप्ट मुझे समझा नहीं, किसका परसेंटेज होल्डिंग है ना? तो चलो, अब हम बात करते हैं कुछ अदर डेफिनेशंस के बारे में। आज थोड़ा ध्यान से देखना। सेक्शन 2 जो है कंपनीज एक्ट का, इसका नाम ही है डेफिनेशन सेक्शन। क्यों? क्यों इसमें अलग अलग टर्मिनोलॉजीज जो इस एक्ट को बनाते वक्त यूज की गई है उसके डेफिनेशंस दिए। इसके अंदर डेफिनेशनल, ये डेफिनेशनल सेक्शन है और इसके अंदर अलग अलग क्लॉजेस है, ठीक है? इसे इंटरनल एड्स टू कंस्ट्रक्शन भी कहते हैं। ये आपको कब समझेगा पता है? ये लाइन आपको समझेगी जब आप इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स चैप्टर पढ़ोगे। और पता है वो आप कब पढ़ोगे? आज से 2 महीने बाद, जब आपका क्लास एंड होने वाला होगा, ये लास्ट का चैप्टर होगा, ठीक है? एंड कैन बी इमेंस हेल्प इन इंटरप्रिटिंग द लॉ। इसको फॉलो करके आप समझ सकते हो कि लॉ में कौन से शब्द का मतलब क्या है, ठीक है? यूट्यूब पे भी कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो, ठीक है? हाँ। ऑल्सो अकॉर्डिंग टू क्लॉज 95, अब देखो इसमें टोटल 95 क्लॉजेज है। 95 जो क्लॉज है ना आखिरी वाला, वो क्या बोलता है? अगर कोई वर्ड्स और एक्सप्रेशंस हमने कंपनीज एक्ट बनाते वक्त यूज किए, लेकिन अगर उनका डेफिनेशंस आपको कंपनीज एक्ट में या सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट में या सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट में या डिपॉजिटरीज एक्ट में अगर आपको उसकी मीनिंग मिल रहे हैं, तो आप उसके वो मीनिंग यहां पे ले लो। मतलब से फॉर एग्जाम्पल कोई वर्ड है, टर्मिनोलॉजी है, फॉर एग्जाम्पल डेरिवेटिव। अब ये डेरिवेटिव वर्ड लॉ में तो यूज किया है, लेकिन जब मैं सेक्शन 2 में देख रहा हूं तो मेरे को डेरिवेटिव का मीनिंग नहीं मिल रहा। लेकिन जब मैं SCRA एक्ट में जाता हूं वहां पे डेरिवेटिव का मीनिंग है, ठीक है? तो वहां का जो मीनिंग है वो आप कंपनीज एक्ट में लगा लो। डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, अभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड कंपनीज एक्ट में यूज हुआ है, मगर इसका डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में नहीं दिया है। तो हमने कहा कोई बात नहीं, सेबी में है ना, सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया एक्ट में है ना। बोले हाँ, तो वहां का डेफिनेशन उठा लो, ठीक है? फिर है डीमटेरियलाइजेशन। सर डीमटेरियलाइजेशन ये वर्ड भी हमारे यहाँ पर कंपनीज एक्ट में यूज किया है, लेकिन इसका कोई डेफिनेशन नहीं दिया है। मैंने कहा डीमटेरियलाइजेशन का डिपॉजिटरीज एक्ट में दिया है ना, हाँ वो उठा लो। तो जो वर्ड्स हम यहाँ पर कंपनीज एक्ट में यूज कर रहे हैं मगर जिसका डेफिनेशन कंपनीज एक्ट में नहीं दिया है, उनका डेफिनेशंस अगर SCRA सेबी या डिपॉजिटरी एक्ट में दिया है तो उन शब्दों के मतलब आप वहां से लेकर आ जाना, ठीक है? अगर when the word or phrase is defined as having a particular meaning in the enactment, it is that meaning alone which must be considered while interpreting that particular word in any section of this act
अनलेस देयर इज रिपग्नेंट इन द कंटेक्स्ट। बोल रहे हमने कंपनीज एक्ट में जितने डेफिनेशंस देके रखे हैं और अगर वो वर्ड्स हम आगे यूज कर रहे हैं, ऑफकोर्स हम वर्ड यूज कर रहे हैं तभी डेफिनेशन हमने दिया है, तो वो वर्ड्स के वही मतलब लोगे जो हमने यहां पर दिए, इसके अलावा आप कोई और मतलब नहीं लोगे, अनलेस समथिंग रिपग्नेंट यानी कि अपोजिट इज गिवन इन द एक्ट। मैंने कहा बताओ भाई कौन सी डेफिनेशन है। तो सबसे पहली डेफिनेशन आई अब्रिज्ड प्रोस्पेक्टस। दोस्तों आपको ये जान के हैरानी होगी कि जो प्रोस्पेक्टस होता है ना, ये बहुत खतरनाक होता है। आपको मैं कोई भी कंपनी का प्रोस्पेक्टस बता देता हूं, फॉर एग्जांपल प्रोस्पेक्टस ऑफ जोमैटो। ऐसे ही कोई भी एक प्रोस्पेक्टस निकालने का था ना, तो मैं एक प्रोस्पेक्टस निकालता हूं जोमैटो का। अगर आपने ध्यान दिया होगा तो यहां पे कॉर्नर में आपको दिखा होगा 1/420 दिख रहा है, 4/420। आपको पता है प्रोस्पेक्टस कितने पेजेस का है जोमैटो का? ये जो जोमैटो का प्रोस्पेक्टस आप देख रहे हो ये टोटल 420 पेजेस का है। यानी वेदर आई शुड इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट, ये जानने के लिए मेरे को 420 पेजेस का प्रोस्पेक्टस पढ़ना पड़ेगा। और वो 420 पेजेस में सर पूरे सी एंटर का लॉ का सिलेबस खत्म हो जाता है। इतना पढ़ने का एक कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट करने से पहले बोलते हैं हाँ अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो आपको पढ़ के इन्वेस्ट करना चाहिए। सर नहीं कर पाएंगे, मैं नहीं पढ़ने वाला सर, मैं इतना वेला नहीं हूं कि बैठ के यहाँ 420 पेजेस का प्रोस्पेक्टस, ये पागल होगी। तो सर फिर क्या करें, व्हाट इज द ऑप्शन? सर अगर आप ये प्रोस्पेक्टस इतना बड़ा नहीं पढ़ सकते तो आपके पास दूसरा ऑप्शन क्या है, एब्रिज प्रोस्पेक्टस। ये जो एब्रिज प्रोस्पेक्टस होता है ना, ये केवल 4, 5, 6, 7, 8 पेजेस का होता है, एकदम छोटा है। यानी ये 400, 500, अच्छा 400 जरूरी नहीं है, कुछ कुछ प्रोस्पेक्टस तो 800, 800 पेजेस की भी होता है, 500, 600, 700, 800 पेजेस के भी होते हैं। तो ये एवरेज प्रोस्पेक्टस के जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, पार्ट होता है, उसको ब्रीफ करके यहाँ पे लाके रख देता है और वो उसको 6, 7, 8 पेजेस में निपटा देता है। अब 6, 7 पेज तो पढ़ पाओगे ना लाखों रुपए इन्वेस्ट करने से पहले, हाँ, तो बस दैट इज एवरेज प्रोस्पेक्टस। इट इज अ मेमोरेंडम कंटेनिंग साइलेंट फीचर्स ऑफ द प्रोस्पेक्टस। तो एक सिंपल मेमोरेंडम है, एक डॉक्यूमेंट है जिसमें जो 800 पेजेस का प्रोस्पेक्टस उसके साइलेंट फीचर्स दिए हैं ताकि क्विकली आप उसको गो थ्रू करके डिसाइड कर सको वेदर यू शुड इन्वेस्ट इन द कंपनी और नॉट। फिर आता है सर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड मतलब स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग विच इज पास्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब आपको बताता हूं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पास कैसे होते हैं। अब आप मुझे बताओ अकाउंटिंग और ऑडिटिंग में सबसे टैलेंटेड कौन होता है? हु इज द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन टू डू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग इन इंडिया? हु इज द मोस्ट टैलेंटेड पर्सन इन इंडिया हु कैन डू अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग? सर चार्टेड अकाउंटेंट्स, हु एल्स बट अस। तो आपको क्या लगता है भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसने बनाने चाहिए? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स किसने बनाने चाहिए? अगर अकाउंटिंग करने में एक्सपर्ट अकाउंटेंट है, चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स भी किसने बनाने चाहिए? सर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ने। देयरफॉर ICAI इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। एंड सिमिलरली ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स जो होते हैं जिनको बोलते हैं स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, SA, क्या कहते हैं, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ये भी कौन बनाता है? तो ICAI। अब प्रोसेस देख लो कैसा है। सबसे पहले ICAI बताता है अगर एक नया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाना है, ठीक है, या एक नया स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग ऑडिटिंग बनाना है, ठीक है, या किसी एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग में कुछ अपडेट या अमेंडमेंट करनी है, ठीक है, तो ICAI ये जाके बताता है NFRA को। नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये बनती है सेक्शन 132 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर। आपको पता है अगर ICAI आपकी मां है तो NFRA आपका बाप बन जाता है। सच में
इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मालूम, आईपी राइट्स, आईपीआरस। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज आपको रजिस्टर करनी पड़ती है अगर आपने से फॉर एग्जांपल कोई रेसिपी, कोई केमिकल कॉम्पोजिशन, कंपाउंड, कोई सॉफ्टवेयर, किसी का कोड, किसी का यूआई, अगर आपने कुछ यूनिक अगर खुद का बनाया है, डेवलप किया है, तो उसको आप एक ट्रेडमार्क या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी बनाकर रख सकते हो, रजिस्टर कर सकते हो, और इट इज अ ट्रांसफरेबल प्रॉपर्टी। आप इसको बेच भी सकते हो, इसको यूज करने के लिए दे सकते हो, उससे रॉयल्टी कमा सकते हो, जस्ट एन इंटेंजिबल एसेट। ठीक है, तो अगर आईसीआई आपकी माँ है तो एनएफआरए आपका बाप है, बिकॉज आईसीआई आपको पैदा करती है, आईसीएआई आपको पैदा करती है और आपको चार्टर्ड अकाउंटेंट बनाती है। लेकिन आप अगर कभी बदमाशी करते हो तो एनएफआरए आपको सही रास्ते पर लेकर आता है। सो एनएफआरए के बारे में जब हम सेक्शन 132 पढ़ेंगे तो बहुत सारी चर्चा उस पर होने वाली है। मैं क्यों उसको बाप ऑफ सीएस कह रहा हूं, हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम समझते हैं कि ये आईसीआई क्या करती है, आईसीआई रिकमेंड करती है एक तो न्यू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या चेंजेस टू एग्जिस्टिंग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ऑडिटिंग टू एनएफआरए। एनएफआरए इसको फर्दर आगे भेजता, इसको एनएफआरए को अगर इसके ऊपर क्लैरिफिकेशन चाहिए, कुछ चाहिए, तो आईसीआई से इंटरैक्ट करेगा। एंड अगर एनएफआरए सेटिस्फाई हो गया तो एनएफआरए इसको आगे भेज देता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट इसको पब्लिश कर देती है इन ऑफिशियल गैजेट। और एक बार ये ऑफिशियल गैजेट में आ गया देन इट बिकम्स एप्लीकेबल ऑन ऑल। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, एक बार ऑफिशियल गैजेट में कुछ प्रिंट हो गया तो इट बिकम्स एप्लीकेबल ऑन ऑल। ठीक है, तो बेसिकली भारत में अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बनाना, अपडेट करना, अल्टर करना, अमेंड करना, सारा काम शुरू होता है आईसीएआई से, फिर जाता है एनएफआरए के पास, फिर जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, और सेंट्रल गवर्नमेंट उसको फाइनली पब्लिश करती है अंडर सेक्शन 133। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जाता है 133 में। ठीक है, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड के लिए अलग से दिया हुआ है। तो यहां पे बोला है मींस स्टैंडर्ड ऑन अकाउंटिंग और एडेंडम देयर टू। एडेंडम का मतलब क्या होता है, एडिशन देयर टू। ठीक है, फॉर द कंपनीज और क्लास ऑफ कंपनीज एज इज रेफर्ड इन सेक्शन 133। तो सेक्शन 133 बोलता है सेंट्रल गवर्नमेंट विल प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अब हम भी जानते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट तो नहीं कर सकता प्रिस्क्राइब, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को रिकमेंडेशन देता है आईसीआई। अब आईसीआई कैसा रिकमेंडेशन देता है, तो बोलते हैं कि आईसीआई विल इन कंसल्टेशन विद एंड आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ रिकमेंडेशन मेड बाय एनएफआरए, आईसीआई क्या करेगा, रिकमेंडेशन देगा एनएफआरए को, एनएफआरए देगा सीजी को, सीजी उसको करेगा पब्लिश। ठीक है, अब इसका रिलेवेंस नहीं है, ये जितना भी नीचे दिख रहा है ना, अब ये पूरा यूजलेस हो गया है। आप चाहो तो पढ़ना, नहीं चाहिए तो मत पढ़ना। ठीक है, इसको आप नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा। ये लाइन क्या बोलती है मैं आपको बता देता हूं। ये पूरा पैरा बोलता है कि जब तक एनएफआरए नहीं बनता तब तक ये एनएफआरए का जो काम है वो नाकास कर देगा। नाकास, नाकास ये कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर बनी एक अथॉरिटी है जिसका नाम है नेशनल एडवाइजरी अथॉरिटी ऑन, नेशनल एडवाइजरी अथॉरिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो ये जो कमिटी है नेशनल अकाउंटिंग कमिटी, ये अब इसकी जरूरत नहीं है बिकॉज अब एनएफआरए बन चुका है, सारा काम एनएफआरए कर, इसलिए मैं उसको आपको पढ़ने के लिए मना कर। ठीक है, अननेसेसरी टाइम वेस्ट हम नहीं करेंगे। फिर है अल्टर। किसी चीज को अल्टर करना मतलब क्या, उसको चेंज करना, उसमें कुछ ऐड करना, कुछ डिलीट करना, या उसको कुछ सब्स्टिट्यूट करना, ये होता है अल्टरेशन। दोस्तों यहां पर ये जो दो डेफिनेशन दिख रही है ना, अल्टर और आर्टिकल, इन डेफिनेशंस को देख के एक नया कंसेप्ट ध्यान में आया जो मैंने आपको सीए फाउंडेशन में पढ़ाया था। लेकिन अगर आपको सीए फाउंडेशन का याद नहीं है, ना 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 2013 में नहीं बेटा, बहुत बहुत बाद में आया, तो अभी 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 आया एनएफआरए 2013 में, 2014 में, 1 अप्रैल 2014 से तो कंपनीज एक्ट आया भाई, उसके बाद एनएफआरए का सेक्शन बना, उसके बाद एनएफआरए आया, अभी अभी आया है थोड़े टाइम पहले। तो अभी ये जरूरी नहीं, क्योंकि अब कब से एनएफआरए आ चुका है तो अब उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, पहले था ये क्या बोल रहा है, देखो यहाँ पे क्या लिखा है
कि जब तक एनएफआरए नहीं आता तब तक जो कंपनीज एक्ट 1956 की अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है हम उसी को फॉलो करेंगे। अरे वो तो कब से चले गए। बोलता है टिल एनएफआरए इज कॉन्स्टिट्यूटेड द सीजी विल प्रिस्क्राइब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज रिकमेंडेड बाय आईसीएआई इन कंसल्टेशन विद नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड एज पर सेक्शन 210 ऑफ कंपनीज एक्ट 1956। अरे ये कंपनीज एक्ट चला गया 1956, ये नाकास का अब रूल चला गया। अब कंपनीज एक्ट के सेक्शन 132 के अंदर प्रॉपर नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया बन चुका है। तो अब ये नाकास के बारे में आपको क्यों पढ़ाऊं मैं जबरदस्ती, छोड़ दो। चलो, सो अल्टर और आर्टिकल, ये दो चीजें देखकर ना मेरे को एक अच्छा कंसेप्ट आपको आपके लिए याद आया। ठीक है, कोई भी डेफिनेशन जब होती है ना वो दो तरह की होती है बेटा। कोई भी डेफिनेशन दो तरह की होती है, एक इंक्लूसिव डेफिनेशन और एक एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। ठीक है, इसे आप एक्सटेंसिव भी कह सकते हैं। ठीक है, अब कैसे पता लगाए कि कौन सी डेफिनेशन क्या है। जब भी कोई डेफिनेशन स्टार्ट हो विद द वर्ड इंक्लूड्स, आप समझ लेना कि वो डेफिनेशन इंक्लूसिव है। ठीक है, इसका मतलब ये जो डेफिनेशन है, मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता रहा हूं कि इसका मतलब क्या है, मैं आपको बता रहा हूं कि ये सारी चीजें इस डेफिनेशन के अंदर आती है। आई एम नॉट एक्सप्लेनिंग यू व्हाट दिस वर्ड मीन्स, आई एम सेइंग कि इस वर्ड के अंदर ये सब आता है। टू गिव यू एन एग्जांपल, यहां पे लिखा था अल्टर इंक्लूड्स। तो भाई अगर आप अल्ट्रेशन में जाओगे तो एडिशन, ओमिशन, सब्सटीट्यूशन ये अल्ट्रेशन में आता है, ये सब अल्ट्रेशन में आते हैं। मगर सिर्फ इतना ही अल्ट्रेशन में आता है क्या? नहीं नहीं, इसके अलावा भी कुछ और होता है तो वो भी अल्ट्रेशन में आ सकता है। सो इसका मतलब ये डेफिनेशन को आप एक्सटेंड कर सकते हो, इसको आप थोड़ा सा बढ़ा सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, क्योंकि आपको एक फिक्स्ड डेफिनेशन नहीं मिला है, आपको एक ओवरऑल जनरल व्यू मिला है कि भाई अल्टरेशन या अल्टर इस वर्ड में जनरली अगर हम कुछ ऐड करते हैं तो अल्टर बोलते हैं, कुछ लेस करते हैं तो अल्टर अल्टर बोलते हैं, कुछ सब्स्टिट्यूट होता है तो अल्टर होता है, यूजुअली उसको अल्टर बोलते हैं। बट इसका मतलब और भी चीजें हैं जो इस डेफिनेशन के एम्बिट में डाली जा सकती है। सो इसको ओपन एंडेड डेफिनेशन बोलते हैं, जिसमें जो जजेस है वो कुछ और भी चीजें इसमें डाल सकते हैं। लेकिन जब भी डेफिनेशन स्टार्ट होता है विद द वर्ड मीन्स, ठीक है, अगर कोई डेफिनेशन स्टार्ट हो रहा है विद द वर्ड मीन्स, तो इसमें मैं क्लियरली बता रहा हूं कि इस शब्द का मतलब ये है। फॉर एग्जाम्पल, आर्टिकल मीन्स द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। फिर आप उसको चाहे ओरिजिनली बनाए हो जब आप कंपनी बना रहे हो तब, या अल्टर्ड फ्रॉम टाइम टू टाइम, चाहे आप वो ओरिजिनल जब कंपनी बना रहे थे वो वाला आर्टिकल हो, या कंपनी बनाने के वक्त जो आर्टिकल था उसमें बाद में आपने मल्टीपल टाइम्स ऑल्ट्रेशन किए, चेंजेस किए। ऑल्ट्रेशन का मतलब होता है एडिशन, ओमिशन, सब्स्टिट्यूशन, ये सब। और उसके बाद जो टाइम टू टाइम चेंजेस हुए उसके बाद जो आया वो भी हम आर्टिकल ही उसको कहते हैं। तो इट इज एन आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ द कंपनी। इसके अलावा इस डेफिनेशन में अब आप कुछ भी ऐड नहीं कर सकते। दिस इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन, यू कैन नॉट एड इवन वन फुल स्टॉप इन दिस डेफिनेशन। जो लिखा है जितना है उसका मतलब वही है। ठीक है, कभी कभी कुछ डेफिनेशंस और वियर्ड होती है। ठीक है, वो जब आएगी डेफिनेशन तब मैं बताऊंगा। यहां पर एक एग्जाम्पल लिख के रख देता हूं मैं। कुछ डेफिनेशंस में वर्ड आते हैं मीन्स एंड इंक्लूड्स, दोनों। अगर आपके डेफिनेशन में मीन्स एंड इंक्लूड है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल डेफिनेशन ऑफ शेयर्स, शेयर्स का डेफिनेशन अगर आप देखोगे तो उसका डेफिनेशन दिया है शेयर मींस अ शेयर इन अ शेयर्ड कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इट इंक्लूड स्टॉक। देखो दिखाता हूं मैं डेफिनेशन ऑफ शेयर। इधर आओ, ये देखो, दिख रहा है
A share means a share in the share capital of a company and includes stock. तो इसमें मीन्स भी आया एंड इंक्लूड भी आया. सो लॉ कहता है ऐसी डेफिनेशंस को भी हम एग्जॉस्टिव डेफिनेशन बोलते हैं. इसमें आप इससे ज्यादा आप कुछ नहीं डाल सकते, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं डाल सकते. ठीक है, जो इसमें लिखा है वही शेयर का मीनिंग है, इसके ऊपर अब आप कुछ और ऐड नहीं कर सकते. अगेन इट इज एन एग्जॉस्टिव डेफिनेशन. सर ये आपको बताने का रीजन ये था कि पहली बात तो ये आपके सिलेबस का पार्ट है. जब हम इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट्स पढ़ेंगे तब उसमें ये चीजें मैं आपको दोबारा बताऊंगा. अब से जो भी डेफिनेशन मैं आपको पढ़ाऊं, क्योंकि अब मैं सिर्फ डेफिनेशंस पढ़ाने वाला हूं आपको, हर डेफिनेशन के बारे में आप मुझे बताएंगे इफ दैट डेफिनेशन इज इंक्लूसिव और एग्जॉस्टिव. सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट डेफिनेशन, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. बताइए ऑडिटिंग स्टैंडर्ड का डेफिनेशन इंक्लूसिव है या एग्जॉस्टिव है? What is the meaning of, like what type of definition is it for auditing standard? लिखा है auditing standard means the standard of auditing or any addendum thereto or for the companies or class of companies referred under 143(10). Very good. It is an exhaustive definition. इससे ऊपर आप ऑडिटिंग स्टैंडर्ड में कोई भी वर्ड नहीं डाल सकते. ये जितना लिखा है यही ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स है. ठीक है, तो यहाँ पे बोला है कि सीजी में प्रिस्क्राइब स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग 143(10) में पावर उनको दी है, लेकिन वो खुद से नहीं करते. आईसीएआई क्या करता है, आईसीएआई एनएफआरए से बात करके सेंट्रल गवर्नमेंट को बताता है कौन से स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग बनाने हैं, और सेंट्रल गवर्नमेंट वो स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग को ऑफिशियल गैजेट में प्रिंट कर देती है. बोल रहे हैं कि जब तक स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग आईसीएआई नहीं बताएगा तब तक मतलब जब तक एनएफआरए नहीं बनता तब तक जो पुराने आईसीएआई वाले स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग है वही आप चला लेना. अब ये भी रिलेवेंट नहीं रहा बिकॉज अब एनएफआरए बन चुका है एंड नाउ वॉट एवर इज द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड गिवन बाय आईसीएआई थ्रू एनएफआरए आर द ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स. वेरी गुड. व्हाट डू मीन बाय ऑथराइज्ड कैपिटल और नॉमिनल कैपिटल? चलो एक काम करते हैं, सारे कैपिटल वाले निपटा देते हैं. ठीक है, चलो एक बार का सारा कैपिटल वाला निपटा देते हैं. दोस्तों जब आप कंपनी बना रहे होते हो तो कंपनी बनाते वक्त आपको अपना मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देना पड़ता है. मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन के अंदर बहुत सारे क्लॉज होते हैं, जैसे में उसमें होता है नेम क्लॉज, फिर उसमें होता है एड्रेस क्लॉज जिसे आप डोमिसाइल क्लॉज भी कहते हैं, फिर उसमें होता है ऑब्जेक्ट क्लॉज, फिर उसमें होता है लाइबिलिटी क्लॉज. ठीक है, और उसके बाद उसमें होता है कैपिटल क्लॉज. इसके बाद उसमें एसोसिएशन वगैरह के बारे में भी लिखा होता है. अगर आप 1% कंपनी हो तो उसमें नॉमिनी का भी होता है, लेकिन चलो वो एक अलग बात है, इसका भी हमको कोई लेना देना नहीं है. लेकिन एक कैपिटल क्लॉज जो होता है ना, इसके अंदर लिखा रहता है व्हाट इज द ऑथोराइज्ड कैपिटल ऑफ द कंपनी. एक अमाउंट लिखा रहता है ना. व्हाट डू मीन बाय ऑथोराइज्ड कैपिटल? ये ऑथोराइज्ड कैपिटल का मतलब क्या होता है? लॉ कहता है ऑथोराइज्ड कैपिटल मींस द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल दैट द कंपनी कैन कलेक्ट. ये वो मैक्स पैसा है जो कंपनी अपने पास कलेक्ट करके रख सकती है. पता था आपको? पक्का आप लोगों ने अकाउंट में भी इसको देखा होगा. इसको बैलेंस शीट में टैली करने के लिए यूज नहीं होता, लेकिन हाँ इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी आप भरते हो. जब आप कंपनी बना रहे हो ना तो अब इसके ऊपर स्टैम्प ड्यूटी आपको भरना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द लोकल लॉज ऑफ योर स्टेट. ठीक है, इसको कई नामों से जाना जाता है. ऑथराइज्ड कैपिटल, रजिस्टर्ड कैपिटल, नॉमिनल कैपिटल. ठीक है, बट इट इज द मैक्स कैपिटल दैट द कंपनी कैन कलेक्ट. इसके ऊपर अगर जाना है तो आपको एक कैपिटल क्लॉज को अल्टर करना पड़ेगा और उसको इंक्रीज करना पड़ेगा. तो ये आप इस अमाउंट के ऊपर जा सकते हैं, वरना आप इस अमाउंट के ऊपर नहीं जा सकते. ठीक है, तो ये तो आपका मैक्सिमम कैपिटल हो गया. लेकिन हो सकता है कि आप ये पूरा पैसा आज के आज ना चाहते हो. फॉर एग्जाम्पल आपने कंपनी ओपन करी, आपने बोला हमारा ऑथोराइज्ड कैपिटल है 1 lakh shares of ₹10 each. ठीक है, ये आपका कैपिटल है, मतलब 1 lakh शेयर्स ऑफ ₹10 each. तो आपका यहां पे हो गया 10 lakhs का शेयर कैपिटल. क्लियर है? ओके. अब आपने कहा कि ठीक है ये मेरा ऑथराइज कैपिटल है, बट मुझे इतना पूरा पैसे की एज ऑफ नाउ जरूरत नहीं है, इसलिए मैं इसको पूरा इश्यू नहीं कर रहा हूं. तो मैं क्या कर रहा हूं,
I am only issuing, say for example, I am only issuing 60,000 shares of ₹10 each. ये मैं अभी इशू कर रहा हूं, ठीक है। तो यहां पर 6 लाख रुपए का मैं इशू कर रहा हूं, ठीक है। जरूरी नहीं है कि जितना मैं इशू करूंगा उतना पूरा सब्सक्राइब हो जाएगा, तो इसके अंडर आता है सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। तो जो आप कैपिटल इशू करना चाहते हो, मतलब आप जितना शेयर्स बेचना चाहते हो, उसमें से लोग जितना शेयर परचेस करने में इंटरेस्टेड है, दैट इज योर सब्सक्राइब्ड शेयर कैपिटल। सो लेट्स अज्यूम कि 58,000 शेयर्स आर सब्सक्राइब्ड. There are purchasers, there are buyers who are interested in purchasing 58,000 shares together, all together of the company of ₹10 each. तो समझ लो 5,80,000 का तो आपका जुगाड़ हो गया. लेट्स अज्यूम अभी और बाकी है, ठीक है. तो अभी आप जब चाहे 5,80,000 रुपए तो जमा कर सकते हैं, क्योंकि उतने लोग आपका शेयर्स लेके बैठे, सब्सक्राइब करके बैठे. बट लेट्स से कि आपने ये पूरा पैसा अभी नहीं मांगा, आपने इसमें से आपका कॉल्ड अप कैपिटल है 58,000 शेयर्स of ₹10 each, ₹6 कॉल्ड अप. लेट्स से पहले काम करते हो, लेट्स से पहले आपका कॉल्ड अप था इतना ₹6, ठीक है. तो जरूरी नहीं है कि 58,000 पूरे के पूरे शेयर होल्डर्स आपको ये ₹6 पे कर दे. हो सकता है कुछ लोगों ने इसमें पेमेंट नहीं किया हो, ठीक है. तो वो जो होता है ना, उसमें दो पार्ट, अब कॉल्ड अप शेयर में दो पार्ट आ जाता है. एक पार्ट आता है पेड अप शेयर कैपिटल, जिसके अंदर बोला गया है कि हो सकता है कि 57,800 शेयर होल्डर्स शेयर्स पे ऑफ ₹10 ईच, ₹6 पेड अप हो गया बराबर से. इतना आपने कॉल किया था, आपने कॉल तो पूरा किया था, पूरे 58,000 शेयर्स पे आपने कॉल किया था कि ₹6 मेरे को मिल जाए, तो आपको 3,48,000 मिलना चाहिए था. लेकिन एक्चुअली उतना पैसा मिला कि आपको नहीं. आप बोल रहे सर सिर्फ 57,800 शेयर्स के ऊपर हमको ₹6 मिले, यानी आपको 34,68,000 ऐसा हुआ आपको पैसा रिकवर. 346,800 ये पैसा आपको रिकवर हुआ. इसका मतलब कुछ पैसा बचा है, वो है कॉल्स इन अरियर्स, जिसे आप अनपेड कॉल्स के नाम से भी जानते हैं. कितने हैं सर? 200 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, ठीक है. ₹0 पेड अप, ठीक है. तो देयर आर 200 शेयर्स, शेयर होल्डर्स जिन्होंने अभी तक पैसा नहीं दिया. कितना पैसा आना चाहिए था उनसे? ₹6. आया है क्या? नहीं. कितना रुपए होता है वो सर? ₹2,200, ₹1,200. ये आपका कॉल सिनेरियो है. अगर आप 3,48,000 में से 3,46,800 माइनस करोगे तो भी यही आएगा, बराबर है ना. देखो 3,48,000, 346,800, आपका एग्जैक्ट 1,200 कॉल सिनेरियो है. सबको पता था ये? पक्का? तो चलो डेफिनेशंस में से ये शेयर कैपिटल वाली सारी निपटा देते हैं, ठीक है. सबसे पहला है ऑथोराइज. तो सच विच इज ऑथोराइज बाय मेमोरेंडम टू बी द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ शेयर कैपिटल, ये हो गया आपका, ठीक है. फिर कॉल्ड अप कैपिटल. कॉल्ड अप कैपिटल इज अ पार्ट विच इज कॉल्ड फॉर पेमेंट, ठीक है. नेक्स्ट, ये सब टिक करते चलो अपने बुक में, टिक करते चलो, पढ़ा दिया है इजी डेफिनेशन से. और बताओ आगे देखो, ये रहा इशूड कैपिटल.
मीन सच कैपिटल एज इशूड फ्रॉम टाइम टू टाइम, है ना, वो होता ना इशूड, ऑथराइज में से इशूड। चलो फटाफट फटाफट नेक्स्ट, अगला डेफिनेशन ये आया पेड अप शेयर कैपिटल क्लॉज 64। तो सच एग्रीगेट अमाउंट ऑफ मनी क्रेडिटेड और पेड अप एज इज इक्विवेलेंट टू द अमाउंट रिसीव्ड एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स। तो जो अमाउंट एक्चुअली आपके बैंक अकाउंट में मिला है आपको, है, और इसके अंदर एंड ऑल्सो इंक्लूड्स अमाउंट क्रेडिटेड एज पेड अप इन रिस्पेक्ट ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी बट डज नॉट इंक्लूड एनी अदर अमाउंट रिसीव्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ द शेयर्स। तो जो पेड अप वैल्यू है, जो आपका शेयर के नॉमिनल वैल्यू में से जो पैसा आया है वही पैसा यहाँ पे ऐड होगा और कोई पैसा यहाँ पे ऐड नहीं होगा। तो है पेड अप शेयर कैपिटल। और पेड अप शेयर कैपिटल के बाद है कुछ और बचा है क्या? हाँ, ये सब्सक्राइब कैपिटल, सच पार्ट ऑफ दैट कैपिटल विच इज एक्चुअली सब्सक्राइब बाय मेंबर्स ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो हमने टाइप्स ऑफ कैपिटल सारे देख लिए। कॉल सिनेरियोस भी पता है हमने, कॉल सिनेरियोस मतलब जो पार्ट हमारा पे नहीं है। ठीक है, इतनी सारी डेफिनेशंस हमने निपटा ली। कितना सही ना, ऑलरेडी हमारे जो डेफिनेशंस हो गए हम उस पर जरा टिक मारते चलते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन हो गया, ये डेफिनेशन हो गया, खटाखट खटाखट पढ़ाएंगे पढ़ाएंगे बाकी सारी डेफिनेशन। ये क्या है, पेड अप का डेफिनेशन हो गया हमारा, पेड अप शेयर कैपिटल हो गया हमारा। क्या टाइम बचता है ना, बाद में फिर वापस मेरे को कंफ्यूजन नहीं होता क्या पढ़ाया क्या नहीं। टिक मारते चलो आगे। इशूड कैपिटल पढ़ाया मैंने आपको, टिक मारो आगे बढ़ो। चलो ठीक है, कॉल्ड अप कैपिटल पढ़ाया मैंने आपको, नेक्स्ट क्लियर है यहां तक? ओके सर, व्हाट डू यू मीन बाय बोर्ड ऑफ डायरेक्टर? अरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आर द कलेक्टिव बॉडी ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंटेड बाय द मेंबर्स टू टेक केयर ऑफ द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। ये डे टू डे मैनेजमेंट को देखते हैं। सर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का डेफिनेशन, ऑथराइज कैपिटल का डेफिनेशन, ये सब एग्जॉस्टिव डेफिनेशन है क्योंकि ये स्टार्ट होते हैं विद द वर्ड मीन्स। फिर आता है बॉडी कॉर्पोरेट। बॉडी कॉर्पोरेट का जो डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है बिकॉज ये स्टार्ट होता है विद द वर्ड इंक्लूड्स। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि बॉडी कॉर्पोरेट का मतलब क्या है, उन्होंने बताया कि ये सारे लोग बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में आते हैं। अब इनके अलावा भी कुछ और है तो आप उनको बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में डाल सकते हैं। तो बॉडी कॉर्पोरेट बोलते तो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट नोटिफाइड बाय सीजी। तो ये हमारे बॉडी कॉर्पोरेट डेफिनेशन में नहीं आते। सो इवन अ फॉरेन कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट कोऑपरेटिव सोसाइटी और एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज नोटिफाइड बाय सीजी, they are not a part of the definition of body corporate। ठीक है, बुक्स एंड अकाउंट, बुक्स एंड पेपर, ये डेफिनेशंस को आज हम नहीं छू रहे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है। ठीक है, आज हम इन डेफिनेशंस को नहीं छू रहे क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं है और ये एक लौती डेफिनेशन नहीं है। जब मैं आपको ये डेफिनेशन पढ़ाऊंगा तो इसके साथ मुझे आपको दो और डेफिनेशन पढ़ानी है। तो एक सेट है बुक्स एंड पेपर, बुक्स और पेपर, दूसरा डेफिनेशन था बुक्स ऑफ अकाउंट, तीसरा डेफिनेशन है डॉक्यूमेंट और चौथा डेफिनेशन है बोलो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ये चार डेफिनेशंस कल एक साथ पढ़ाऊंगा तब जाके आपको इन चारों का डिफरेंस समझेगा और इन चारों का इंपॉर्टेंस समझेगा और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल मैं इसको स्किप कर रहा हूं क्योंकि हमारे पास अभी टाइम नहीं है और मैं आगे जा रहा हूं। मैं बुक्स ऑफ अकाउंट को भी स्किप कर रहा हूं, आगे जा रहा हूं। क्यों? क्योंकि अभी हमारे पास टाइम नहीं है, एक साथ इनको कल मैं कराऊंगा। सर ये ब्रांच ऑफिस का मतलब क्या होता है? ब्रांच ऑफिस मतलब आपका कोई और एस्टेब्लिशमेंट जो कहीं और है। तो आपकी ये मेन ऑफिस, इसके अलावा जितने भी ऑफिस है सारे ब्रांच ऑफिस है। सो इन रिलेशन कंपनी मींस एस्टेब्लिशमेंट डिस्क्राइब्ड एज सच बाय द कंपनी। ठीक है, तो हमारा ब्रांच भी ऑफिस भी हो गया। तो ये सारे डेफिनेशंस हमने कर लिए। बॉडी कॉर्पोरेट हो गया, ये भी हो गया, ऑथराइज कैपिटल भी हो गया, ऑडिटिंग स्टैंडर्ड भी हो गया, आर्टिकल्स हो गया, अल्टर हो गया, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हो गया, एवरेज पर्सपेक्टिव हो गया। ठीक है, बहुत अच्छे, जबरदस्त। ये बुक्स और पेपर, बुक्स ऑफ अकाउंट बाकी है। चार्ज मैं आपको बता देता हूँ, चार्टर्ड अकाउंट में बता देता हूँ, छोटी छोटी कंसेप्ट से फटाफट कर लेते हैं। क्वेश्चन 11 में डाउट है, एक बार आप रीड करवा दो। अच्छा ठीक है, फिर ये चार्ज से मैं कल करवा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 में आपको डाउट है,
क्वेश्चन नंबर 11। हाँ, ये जो रीड बोलना, हाँ पता ही था मेरे को इसमें तुमको आएगा कुछ ना कुछ। आओ बेटा सुनो मेरी बात। AJD Private Limited has a paid up share capital of 45 lakhs, annual turnover 185 lakhs. It is a wholly owned subsidiary of K Limited, a listed company. Can AJD Private Limited be called a small company as per the provision of Companies Act 2013? तो सर देखो, मुझे आपके पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर से कोई लेना देना नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे को एक बात अभी पता चल गई कि यू आर अ होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ अ लिस्टेड कंपनी के लिमिटेड। आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं कि होल्डिंग और सब्सिडरी अगर रिलेशन आ जाता है तो आप स्मॉल कंपनी के बेनिफिट नहीं ले सकते। ठीक है, सबसे पहले मैंने सेक्शन 2 क्लॉज 85 लिखा। मैंने उनको बताया कि स्मॉल कंपनी मीन्स अ कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी हैविंग पेड अप शेयर कैपिटल व्हिच डज नॉट एक्सीड 50 lakhs और सच हायर अमाउंट एज मे प्रिस्क्राइब नॉट एक्सीडिंग 10 crores और टर्नओवर एज पर लेटेस्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट does not exceed 2 crores or such higher amount as may prescribe not exceeding 100 crores or the company is not a holding or subsidiary section 8 company or company formed under special act। ये 3 exceptions हो गए। फिर आपको बता दिया as per company specification or definition rules paid up share capital turnover requirement given under this clause is 4 crores and 40 crores respectively। अब मैंने आपको पूरा आंसर बता दिया। ठीक है, 4 crore 40 crore बता दिया, प्रोविजन बता दिया, एक्सेप्शन बता दिया। अब मैं आपको बोलूंगा in the given case since AJD is but it is a subsidiary of K Limited, मैं मानता हूं कि उसका पेड अप शेयर कैपिटल और टर्नओवर 4 करोड़ 40 करोड़ से कम है से फॉर एग्जांपल, बट क्योंकि वो सब्सिडरी है के लिमिटेड की, वो डेफिनेशंस के एक्सक्लूजन में आती है एंड देयरफॉर इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी। ठीक है वानी, अब आप मुझे एग्जैक्टली बताना आपको कौन से पार्ट में इसमें कंफ्यूजन हुआ। What was the exact part in which you thought there was a confusion? वानी, अपने अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं श्रेया। ठीक है, अपने लैंग्वेज में बिल्कुल लिख सकते हैं। हमने कल ऐसे बहुत सारे केसेस किए। क्या? अरे यार ये प्रिंटिंग मिस्टेक है यार। अभी मतलब लिखा है ना, इट फॉल्स अंडर द एक्सक्लूजन ऑफ द डेफिनेशन एंड हेंस। यार ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। मतलब तुम ऐसा करोगे? देखो बेटा, मैंने आप लोगों को आपका बुक अगर आप देखोगे ना तो बुक का जो फर्स्ट पेज है ना प्रीफेस, वो प्रीफेस के अंदर मैंने एक करेक्शंस एफओई करके एक ईमेल आईडी दिया है, आप चेक करना। बुक के फर्स्ट पेज पे करेक्शंस एफओई करके एक मैंने दिया हुआ है। आप अगर ऐसा कोई भी प्रिंटिंग मिस्टेक मिलता है तो उस पर आप भेजो, हम उस प्रिंटिंग मिस्टेक को अगले एडिशन में ठीक कर देंगे। ठीक है, अभी ये पेज नंबर 7 है, मैं इसको भेज देता हूँ, ये वाला तो अभी ठीक हो जाएगा। सी इंटरमीडिएट क्वेश्चन बैंक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 में वो यहाँ पे इट इज नॉट अ स्मॉल कंपनी होना चाहिए, पेज नंबर 7। चलो ओके, क्लियर है? पक्का? ठीक है, अगर आपको क्लियर है तो मैं क्लियर है। सो आज यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। ठीक है, आज आपको मैं बहुत ऐसा कुछ होमवर्क नहीं दे रहा हूं, लेकिन ऑफ कोर्स मैं फिर से याद दिला दूं, आज हमने जितना भी पढ़ा है आपको एक बार उसको रीड करना है और कल रीड करके आना है। कल का दिन मिस मत करना, कल बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होंगे, जैसे कि बुक्स एंड पेपर, बुक्स और पेपर, डॉक्यूमेंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। और ये डेफिनेशंस हमको जनरल क्लॉजेस एक्ट में भी काम आएगी। ये सेम डेफिनेशंस, ये सारी डेफिनेशंस हमको अकाउंट्स ऑफ द कंपनी चैप्टर 9 में बहुत ज्यादा काम आने वाली है, तो ये डेफिनेशंस को मिस नहीं करना है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस आपको मैं पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो कल का लेक्चर इंपॉर्टेंट है, कल मैं डिबेंचर्स के बारे में भी बताऊंगा, बहुत सारी चीजों के बारे में बताऊंगा, तो कल का भी दिन मिस मत करना। एंड आई होप टू सी यू टुमारो फॉर मोर डेफिनेशंस।
तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत। साइनिंग ऑफ सियाते जोशी। गॉड लव यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। बाय बाय। Bye bye everyone. Happy Independence, 70th Independence Day to each and every one of you once again. God bless you. Bye bye.